प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान में पाठ 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें श्वसन, दहन अभिक्रियाएं, संचारण और विकृत गंधिता पढ़ाएंगे। इसमें जिसमें इक्वेशन आएंगी वो इक्वेशन भी दिखाएंगे, समीकरण भी बताएंगे आपके लिए और संतुलित रासायनिक समीकरण भी बताएंगे ताकि आराम से आप पूरी तरह से समझ लें। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसी चैनल पर आपके लिए गणित की, विज्ञान की, अंग्रेजी की कक्षाएं मिलती रहेंगी और अगर आपने कक्षा 11 और 12 में गणित ली है तो गणित की भी कक्षाएं अभी से हैं हमारी वहां पर। अभी आप एक बार विजिट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जो भी चाहे वो देख सकते हैं। स्पीड को तेज कर स्पीड को धीरे कर वीडियो को डाउनलोड करके जिस हिसाब से पढ़ना चाहें आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, एक बार विजिट करिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, अपनी सुविधा सुना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हम पढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले श्वसन। वैसे श्वसन तो आपने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़ा है अभी तो, लेकिन यहाँ श्वसन भी होता है, यहाँ पे अभिक्रिया होती है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ साथ में ऑक्सीजन हमारी जो है वो फेफड़े के अंदर जाती है। फेफड़े से क्या करती है, ऑक्सीजन खून में मिल जाती है, खून में हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और वह ऑक्सीजन जो है वो खून जो है वो पूरी बॉडी में हर कोशिका के पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को लेता है और बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े द्वारा बाहर निकाल लेता है। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री की रिएक्शन है, इसलिए यहाँ क्या कहते हैं पूरा पूरा बताते हैं हम आपके लिए। देखिए तो यहाँ है श्वसन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेशन। देखिए श्वसन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अब याद रखना श्वसन क्या है, वो है जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ये हमें याद रखना है कि श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त करती है, यानी जो जीवित कोशिका है उनमें ऊर्जा मुक्त करने का काम करती है। जब हम वायु में सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है, फेफड़े में जाती है तथा हजारों सूक्ष्म वायु कोषों, वायु कोष कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे फेफड़े के अंदर। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और ब्लड में मिला देते हैं, यानी रक्त में से होकर गुजरती हैं। ये वायु कोष झिल्लियों को का एक अपार क्षेत्र घेरे रखती हैं तथा ऑक्सीजन झिल्लियों से रक्त में क्या होती हैं, विसरित हो जाती है। विसरित का मतलब मिल जाती हैं, हो जाती हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान किसमें, हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर शरीर के असंख्य कोशिकाओं तक पहुंच जाती हैं। और याद रखना ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन मिलता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो सारी असंख्य कोशिकाएं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं उन कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। अब आगे देखिए इसमें यहां पर कि इन कोशिकाओं में श्वसन होता है तथा साथ ही ग्लूकोज के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न होती है। याद रखना अब क्या चीज, ग्लूकोज। अब ध्यान दीजिएगा मैं लिख रहा हूं रिएक्शन इसमें। ग्लूकोज का सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6। ये सूत्र है हमारा ग्लूकोज का, ग्लूकोज, ये याद रखना, ग्लूकोज हो गया। ठीक, इसका दहन करते हैं, क्या करते हैं, दहन। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन लिए अभी हमने, ऑक्सीजन से क्रिया कर दी। ऑक्सीजन की क्रिया करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और साथ में क्या हुआ, जल उत्पन्न होता है H2O। ठीक है, अभी एक कंकाली रासायनिक क्रिया है, इसे संतुलित रासायनिक क्रिया में बदलेंगे। आगे पढ़ लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। क्यों ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसके साथ में इसमें ऊष्मा भी प्राप्त होगी। जब ऊष्मा प्राप्त होती है तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी याद रखना कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन से क्रिया होगी, यानी ऑक्सीजन मिलेगा, यानी ग्लूकोज का दहन होगा। दहन करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में जल बनेगा और अपार मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, जो हम दिनचर्या में लगातार काम करते रहते हैं उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा निकलती है जिसे हम इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होनी है, ये अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, कह सकते हैं। अतः श्वसन के दौरान मुक्त होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा अनेक कोशिकाएं कोशिकीय अभिक्रियाएं कराती हैं तथा हमारे हृदय तथा मांसपेशियों को कार्यशील रखती हैं। यह शरीर को आवश्यक ऊष्मा भी प्रदान करती है, ऊष्मा भी प्रदान करती है। यही ऊर्जा के रूप में हमारे पास प्राप्त होती है, ऊष्मा ही ऊर्जा होती है। ठीक है, ये प्राप्त होती है। अब ये अभिक्रिया क्या करते हैं, हम संतुष्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए संतुष्ट करते हैं। यहाँ कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ कार्बन कितने हैं, 1।
तो कार्बन 6 बराबर करने हैं, तो कार्बन को 6 से बराबर कर दिए, 6 हो गया हमारे पास यहाँ पर, कार्बन 6 हो गए। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। 2 की किससे गुणा करें कि यहाँ पर कितने हो गए, 6 है, और यहाँ सॉरी 2 है, तो 8 हो गए। तो 8 जो करने, यहाँ 6 से कर दो आप, यहाँ 6 से करोगे तो हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 6, 12 और 6 कितने हो गए, 18 हो गए हमारे पास में। 6 यहाँ है और 6 दूनी 12 ये कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए, 18। तो याद रखना, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जल में 6 से गुणा कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड में 6 से गुणा कर दिए, ऑक्सीजन में 6 से गुणा कर दिए, इसमें ग्लूकोज में 6 से मत गुणा कीजिए, और सारी चीजें बराबर हो गई हैं। एक बार में परमाणु संख्या को बराबर करता हूँ, ये हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। देखो कार्बन कितने हैं, 6, कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन यहाँ बताओ 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18, ऑक्सीजन देखो 6 दूनी 12 और 6 से यहाँ गुणा होगी 6, 12 और 6 कितने हो गए, 18, और ये ऊष्मा हमारी मुक्त हो जाती है। इस पूरी अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना है आपके लिए। अब बढ़ते हैं देखिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो हमारे पास दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दहन अभिक्रिया आ गई। अब दहन अभिक्रिया क्या होती है, ये भी हम आपको बताते, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है, यानी जलता है, दहन होता है यानी ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तथा ऑक्सीकृत होकर यानी ऑक्सीजन जुड़ जाता, ऑक्सीकृत हो जाता है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ देखिए दहन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरणार्थ यानी उदाहरण के साथ में एलपीजी, एलपीजी को अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और उसका पूरा नाम हिंदी में है द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसे अंग्रेजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक, के प्रमुख घटक क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10, ये ब्यूटेन का सूत्र है हमारे पास में। का दहन जब कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन से। अब जब हमने दहन किया, तो दहन करने के बाद में याद रखना, ब्यूटेन को जब हमने जलाया, दहन किया यानी ऑक्सीजन से क्रिया करी, तो हमारे दो चीजें प्राप्त होती हैं, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा होता है हमारे लिए जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दहन अभिक्रिया याद रखना, दहन अभिक्रिया में ब्यूटेन गैस को जलाया जाता है यानी ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होता है। अब ये अभिक्रिया जो है वो है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया है, इसे हमें करनी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनानी है। देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ कार्बन कितना है, 1, तो यहाँ पे हमने 4 से गुणा कर दी, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में, 10, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2 को 10 बनाना है तो 5 से गुणा कर दी, 5 दूनी 10, ये तो बराबर हो गए हमारे पास में 10। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2, यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ हो गए 5 ऑक्सीजन, ये 5 हो गए, और यहाँ हो गए 4 दूनी 8, कितने हो गए, 4 दूनी 8, 8 5 कितने हो गए हमारे पास में, 13, ऑक्सीजन है 13, और यहाँ हमारे पास है ऑक्सीजन 2। अब 2 को 13 कैसे बनाए, यानी कि 13/2 लिखेंगे। देखो यानी हमें चाहिए 6.5, 6.5 दूनी कितना होता है, 13, 6.5 के लिए 13 ऊपर और 2 नीचे। अब गुणा करो, 3 की गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा तो कितने आ गए, 13 ऑक्सीजन हमारे पास प्राप्त हो गए, और 4 दूनी 8 और 5 कितने हो गए, 13, ये हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब अगर हम यहाँ पर अगर 13 से गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो इस 2 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, लेकिन हमें यहाँ पे 6.5 दूनी कितने हो गए हमारे पास, 13। तो याद रखना, हम इस तरह भी 13/2 की तरह से भी गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारी अब हो गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हो गया होगा, ये है दहन, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को जुड़ गई है, तो इसे हम कौन से कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ लिखा है ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी ऑक्सीजन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सी में कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। अगर आपको अपचयन पढ़ना है, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो इससे पहले लेक्चर जो है हमारा आप देखेंगे, तो उसमें हमारे पास बहुत सारी अभिक्रिया करा रखी है। प्लेलिस्ट में जब आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अपनी सुविधा के अनुसार अपने चैप्टर के अनुसार से आप पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं देखिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब यहाँ पर आ गया है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जैसे लोहे में जंग लगना होता है, संक्षारण कहलाता है। चांदी का काला पड़ जाना, संक्षारण कहलाता है। तांबे का हरा पड़ जाना, संक्षारण कहलाता है। कैसे रोकथाम करते हैं पूरी डिटेल के साथ बताते हैं, और फिर यहाँ पर जंग का सूत्र भी बताएंगे, क्योंकि वो जंग का सूत्र जो है वो आपके एग्जाम में आ जाता है अक्सर। चलिए देखिए, तो लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, यानी जब लोहे की वस्तु आती है तो चमकीली हुई होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन वस्तुओं पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जंग लगना कहते हैं। बाद में भूरे और लाल रंग की परत जब जमती है उसे लगते हैं जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य वस्तुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है,
चांदी पर काले रंग की परत, यानी याद रखना चांदी पर कैसी परत आती है, काले रंग की परत। तावे पर कैसी परत आती है, हरे रंग की परत दिखाई देती है यदि इन्हें वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तब। यानी जब हम इसे वायु में खुले अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो याद रखना जो लोहा है उस पे लाल और भूरे रंग की परत जमती है, चांदी में काले रंग की परत जमती है और तावे में हरे रंग की परत जमती है। ये हमें याद रखना है। अब देखिए इसकी रिएक्शन लिखाते हैं, आगे देखिए आगे क्या है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये क्या हो जाती है, संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब वस्तु संक्षारित होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की प्रक्रिया लोहे का ऑक्सीकरण या उपचयन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाता है इसलिए ऑक्सीकरण या उपचयन हो जाता है तथा एक यौगिक जल योजित फेरिस ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 इंटू XH2O, इसको ये बनता है, इसे जंग नाम दिया जाता है और इसका वैसे रासायनिक नाम जो है वो जल योजित फेरिस ऑक्साइड है। अब अभिक्रिया बताते हैं, देखो हमने लिया आयरन Fe, ये हमारा आयरन है, आयरन यानी कि लोहा, ये लोहा है। लोहा की अभिक्रिया हुई किसके साथ में, जल के साथ में, H2O, जल मिल गया हमारे पास में ये, और साथ में मिलेगी क्या, ऑक्सीजन O2, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन भी है। ये है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। जैसे ये सब क्रिया हुई तो याद रखना हमारे पास बनेगा क्या, जंग। जंग का सूत्र क्या है, यानी इसका नाम है जल योजित फेरिस ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2O। अब X क्यों लगाया है, X की मात्रा मतलब जल की मात्रा कितनी है, 2X भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर XH2O लगा। जल की मात्रा ज्यादा है या कम है तो इसलिए यहाँ पर XH2O या NH2O लिख सकते हैं, लेकिन मतलब किताबों में आपका XH2O लिखा हुआ है तो XH2O ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बराबर बराबर बैलेंस करेंगे। तो Fe कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर Fe कितना है 2, तो यहाँ Fe से गुणा कर दिए किससे, 2 से, तो Fe तुम्हारा 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ जब 3 है तो यहाँ पे 2 है तो क्या कर सकते हैं, 3/2 कर दीजिए, 1.5 दूनी 3 हो गए भाई। 3/2 का मतलब 1.5 का मतलब 1.5 दूनी 3 और 3 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। जल की मात्रा कितनी है X, तो जल हमारे पास यहाँ पर X से जल की गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया हमारे पास XH2O हो गया। अब पूरी अभिक्रिया हो गई हमारी क्या, बैलेंस। ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो याद रखना फिर से कि जब आयरन को जल के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है तो वो संक्षारित हो जाता है लोहा। संचारित होने का मतलब लाल और भूरे रंग का हो जाता है जिसमें जंग बनती है, और जंग का सूत्र होता है ये हमारे पास Fe2O3 इंटू XH2O, ये हमारा जंग का सूत्र बनता है। इसको अंग्रेजी मतलब बोलेंगे जल योजित फेरिस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं। ये जंग का सूत्र है हमारा, ये याद रखना है आपके लिए। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे इसको कैसे रोका जा सकता है। भाई इसको रोका भी जा सकता है, किससे, वो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए इसे ही जंग लगना कहते हैं। यह यौगिक लाल भूले रंग का होता है तथा लोहे की धातु से धीरे धीरे चूर्ण के रूप में अलग हो जाता है तथा लोहे की ऊपरी परत क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है तथा प्रक्रिया चलती रहती है। यदि लोहा आर्द्रता के संपर्क में रहता है तो यह धीरे धीरे लोहा जो है क्या बन जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और उसका वो क्षरण, क्षरण क्षरण का मतलब क्षण जाता है, क्षरण मतलब भार कम हो जाता है, यानी झड़ जाता है कह सकते हैं। इसे संक्षारण कहते हैं। यानी कि जो लोहे के ऊपर परत जमती चली जाएगी तो क्या होगा, लोहा जो है वो धीरे धीरे गलता चला जाएगा और संचरित होता जाएगा और वो अलग हो जाएगा, जिससे लोहे का भार जो है वो कम हो जाएगा और लोहा जो है कमजोर हो जाता है। अब देखिए इसकी क्या है, संक्षारण को रोकने की कुछ विधियां हैं जिनके अंतर्गत वस्तुओं को यानी लोहे को लंबे समय तक रोका जा सकता है या जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो कुछ विधियां हैं इसकी, देखो नंबर पहली विधि है तेल लगा कर रख दीजिए। यानी अगर लोहा है उसमें अगर हम तेल लगा देंगे तो वायु के संपर्क में नहीं रहेगा, जिससे हमारा लोहा जो है वो उसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा काम क्या है, उस पर ग्रीस लगा दिया जाए, तब भी उसमें संपर्क में नहीं आएगा, वायु के संपर्क में या आद्र के संपर्क में नहीं आएगा, जिससे हमारा लोहा लंबा चलेगा। तीसरा काम है पेंट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने लोहे के गेट जो होते हैं उन्हें पेंट करके हर साल रखा जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। पेंट छुटता है तो उसमें देखा होगा आपने जंग लगना चालू हो जाता है, इसलिए पेंट लगा के रख देते हैं। अगला काम है टीनीकरण। टीनीकरण का मतलब टीन उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है।
टीन चढ़ाने के बाद में क्या होता है, वो जो है लंबे समय तक टिकता है। जब तक टीन टूटेगी नहीं तब तक उसमें जंग लगेगी नहीं, टीन क्रिया करेगी। अगला है हमारा बलिदानी परत या गैल्वेनीकरण द्वारा। अब बलिदानी परत क्या होती है, ऐसी परत चढ़ा दें जो अपना बलिदान दे दें। जैसे कि याद रखना, मैग्नीशियम Mg और जिंक Zn, इनकी परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर। तो क्या होता है, जब तक इन पर जंग नहीं लग, यानी जब तक ये खत्म नहीं होंगे, जिंक और मैग्नीशियम खत्म नहीं होंगे, तब तक हमारा लोहा संचारित नहीं होता है, यानी खत्म नहीं होगा। इसलिए उसे बलिदानी परत कहते हैं। संचारण को रोका जा सकता है इन प्रक्रियाओं के द्वारा, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट करके या बलिदानी परत चढ़ाकर या टीनीकरण कर कर जो लोहे की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं देखिए आगे अगले लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर में, जो है हमारा विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता पढ़ाते हैं हम आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी भी लिख सकते हैं, और यदि आपको जो भी लगे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा कमेंट्स कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे और हम भी कमेंट्स आपको करें अच्छा। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, तो विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी गंध व स्वाद परिवर्तन हो जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा पैकेट वाला फूड आता है, उसमें थोड़ा सा छेद कर दीजिए, थोड़े दिन रखिए तो क्या होगा, उसमें महक आने लगेगी, क्योंकि उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली है। तो याद रखना, ऐसी फ्रूट जिसमें तेलीय पदार्थ हो या बसीय पदार्थ हो, तो उनमें एक थोड़े समय के बाद में एक विशेष गंध आ जाती है, या उसमें जो है वो बेकार होने सड़ने लगता है, तो उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। आगे देखिए, तेल या बसा उपचयित होने पर विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, स्वाद भी बदल जाता है और उनकी गंध भी बदल जाती है, मतलब बदबू आने लगती है। प्रायः तेलीय या बसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं। प्रति ऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं मतलब ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया ना करे। जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे तो वह पदार्थ जो है वो अधिक समय तक चलेगा। बताते हैं, देखिए आगे देखिए यहाँ पर कि विकृत गंधिता को बचाने के लिए अपनाई जाने वाली कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि क्या है कि खाद्य पदार्थों को सामान्यतः वायुरोधी पात्रों में रखा जाता है। वायुरोधी पात्र मतलब पैकेट में रखा जाता है, देखा आपने, ताकि उसमें वायु प्रवेश ना करे अंदर, या डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखा जाएगा। इनके भीतर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती है तथा ऑक्सीकरण के कारण होने वाली विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। यानी एयर टाइट डिब्बे में रखा जाता है, पन्नी में पैक करके रखा जाता है ताकि वायु उससे क्रिया ना करे, तो वो लंबे समय तक चलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण क्या है, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में भंडारित करने पर भी विकृत गंधिता से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के भीतर ताप कम रहता है तथा वस्तुएं ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाती हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में अगर हम दाल सुबह बनाएं या आलू की सब्जी बनाएं तो क्या होता है, शाम तक या दूसरे सुबह तक खराब हो जाती है। लेकिन अगर हम उसे फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो वो 2 दिन तक चल जाएगी, 2 दिन तक वो सड़ेगी नहीं, क्योंकि उसमें रेफ्रिजरेटर में ताप कम है। ताप कम होने के कारण ये चीजें जो है खराब नहीं होती हैं। तीसरा देखिए, अगला पॉइंट है, आलू चिप्स तथा इसी प्रकार के अन्य खाद्य उत्पादों को भरने वाली थैलियों में वायु को नाइट्रोजन से, याद रखना, नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक अक्रिय होने के कारण खाद्य उत्पादों का ऑक्सीकरण से बचाव करती। अब याद रखना यहाँ पर कि जो पैकेट फूड आते हैं उसमें कौन सी गैस डाली जाती है, तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अब पूछा जाएगा नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो अक्रिय गैस है, वो ऑक्सीजन को अंदर क्रिया करने नहीं देती है, जिससे अंदर के पदार्थ, इन तेलीय पदार्थ जो है वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। ये आशा है कि विकृत गंधिता आपको क्लियर हो गया होगा, श्वसन आपको क्लियर हो गया होगा, दहन अभिक्रिया आपको क्लियर हो गई होगी, संचारण आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को लिख सकते हैं ताकि हम उसे दूर कर सकें अगले वीडियो के साथ में, या आपको कमेंट्स में कोई वीडियो बना हुआ होगा हमारा तो हम आपको वो सेंड कर देंगे। बस इतना ही निवेदन है आपके लिए। लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी सुविधा के अनुसार जो चाहे वो देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।